तो स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है आज का मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट में हमारे पास सबसे पहले देखते हैं ये हमारी बुक में क्या क्या फ्लो चार्ट्स के फॉर्म में दे रखा है। सबसे पहले मैटर क्या होता है। मैटर को हमने क्लासीफाई कर दिया प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर में। देन इसको भी हमने फर्दर क्लासीफाई कर दिया। आई गेस ये आप बहुत ज़्यादा काम करनी है बिकॉज इस टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ों पर ही फोकस करना है। ये सबसे पहला हमारा ये बेसिक इंट्रो था। देन अब हम चलते हैं अपने कुछ और टॉपिक्स की तरफ जो है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। जो फर्स्ट लॉ ऑफ हमारा केमिकल कॉम्बिनेशन है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये कहता है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसको अगर मैं दिखाऊं केमिकली हम कैसे अप्लाई करेंगे। लेट्स से हमारे पास दो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दे रखे हैं, ए प्लस बी गिव्स यू सी प्लस डी। अगर ये मेरे पास 5 ग्राम है और ये मेरे पास 2 ग्राम है, लेट्स सपोज मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। अगर मुझे इसकी जो वैल्यू है वो 4 ग्राम दे रखी होगी तो मुझे मुझसे पूछ लेंगे कि डी जो है मेरा ये कितना होगा, इसकी वैल्यू बताओ ये कितने ग्राम होगा। हम क्या करेंगे, जो हमारा रिएक्टेंट का मास होगा उसको हम इक्वेट कर देंगे प्रोडक्ट के मास से। हमारी जो एक्स की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3 ग्राम। तो ऐसे हम आंसर को मार्क कर देंगे। ये बेसिकली इसमें मैं आपका एप्लीकेशन बताया है कि कैसे इसको अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। व्हेन टू एलिमेंट्स ए एंड बी फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। अच्छा, ये कह रहे हैं ए है एक एलिमेंट है बी। अब ये दोनों मिलके एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं। तो लेट से मान लेते हैं एक है AB2 और एक है ऐसे ही ए बी बना रहे हैं कंपाउंड मोर देन वन कंपाउंड। द मासेस ऑफ एलिमेंट मतलब मास जो होगा एलिमेंट बी का दैट कंबाइन विद गिवन मास होगा। अच्छा, गिवन मास सबसे पहले यहाँ गिवन मास का मतलब क्या होगा। गिवन मास का ये मतलब है कि हमने मास ऑफ ए कर दिया कांस्टेंट, ठीक है। मतलब इसका मास जो है वो हमने कर दिया कांस्टेंट, ठीक है। आर ऑलवेज इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर। होल नंबर हमें पता है क्या होता है, स्मॉल होल नंबर क्या होता है, करके देख लेते हैं एग्जाम्पल के साथ। लेट से मैं ले रहा हूँ कार्बन है, मेरे पास ऑक्सीजन है। ये रिएक्ट करके हमारे पास CO2 भी बनाता है और ये CO भी बनाता है। क्या यहाँ पे दो एलिमेंट है? हाँ है। क्या दो से ज्यादा कंपाउंड बन रहे हैं? बन रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि किसी एक का हमें करना है कांस्टेंट। यहाँ पे इन दिस केस हम कर लेते हैं इसका कांस्टेंट। हमारे पास जो कार्बन है, कार्बन का मास कितना होता है? 12 ग्राम, ठीक है। यहाँ पे कितना है? ये भी 12 ग्राम है। अब 12 ग्राम कार्बन में कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है? 12 ग्राम कार्बन में कितने ग्राम, सॉरी ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के हमारे पास यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स है, तो एक का मास कितना होता है? 16। दो का कितना होगा? 32 ग्राम। और यहाँ पे 12 ग्राम कार्बन के पास कितनी ऑक्सीजन है? यहाँ पे 16 ग्राम ओ। अब यहाँ पे जो है जो दूसरा है, हमने कांस्टेंट किसका करा है? सबसे पहले कार्बन का कर दिया हमने कांस्टेंट। अब हमें रेशो किसका निकालना होगा? ऑक्सीजन का। जो रेशो आएगा वो आएगा मास का 32:16, जो कि आ रहा है 3:2:1। क्या ये होल नंबर से? हाँ है। क्या स्मॉल होल नंबर से हैं? बस इतना सा ये बात कहता है कि ये हमारा होल नंबर्स में आएगा रेशियो ऑफ मास। बढ़ते हैं नेक्स्ट लॉ की तरफ। अब ये है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये हमारा कहता है गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एक्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय वेट। इसको मैं समझाता हूँ। हमारे पास है वाटर, H2O लिक्विड। अब H2O कहाँ कहाँ से मिल सकता है? आप कहेंगे जी हमारे पास नदी में होता है पानी, हमारे पास बिसलेरी होता है, किल्ले होता है, हमारे घर में टैप वाटर होता है, बहुत तरीके के पानी होते हैं। ये लॉ कहता है जितने भी तरीके के पानी हैं उन सब में जो हाइड्रोजन की परसेंटेज मास होगी और ऑक्सीजन की परसेंटेज मास होगी वो सेम होगी। और ये तो फैक्ट भी है कि हमारे पास H2O जो है वो H2O ही रहेगा। जो पानी है वो किनले का हो चाहे बिस्लेरी का हो, वो H2O ही रहेगा। वो H3O नहीं होगा, वो H4O नहीं होगा, H2O ही होगा। इसमें जो परसेंटेज हाइड्रोजन है वो कैसे निकालेंगे? वो निकालेंगे मास ऑफ हाइड्रोजन, जो कि कितना है? दो एटम्स हैं और एक होता है, डिवाइड बाय टोटल कितना आएगा? 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन का हम ऐड कर देंगे जो कि होता है 16। ये इंटू 100 कर देंगे। फिर ये हमारी परसेंटेज ऑक्सीजन की आ जाएगी, परसेंटेज हाइड्रोजन की। सिमिलरली हम परसेंटेज ऑक्सीजन की भी निकाल सकते हैं। ये हमारा लॉ कहता है। नाउ आता है गे-लुसैक्स लॉ एंड एवोगाड्रोस लॉ। ऑलमोस्ट सिमिलर है, देख लेते हैं। व्हेन गैसेस कंबाइन और आर प्रोड्यूस इन केमिकल रिएक्शन दे डू इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम प्रोवाइडेड ऑल गैसेस आर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। करा लेते हैं किसी भी दो गैसेस को रिएक्ट। एक गैस है ए, एक है बी। ये मुझे दे रही है Ca+D। अब हमारी गैसेस क्या कर रही हैं? कंबाइन कर रही हैं या फिर प्रोड्यूस हुई हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में, ठीक है। मैं ऐसे ही ले लेता हूँ 1, इसको 2 ले लेता हूँ स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट को। प्रो अब यहाँ पे क्या है? अब हमें दे डू सो इन अ सिंपल रेशो बाय वॉल्यूम। अब यहाँ पे क्या है? अगर मैं बात करूँ 1 मोल ए का 2 मोल बी से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये जो गे-लुसैक लॉ है इसकी तरफ से हम ये कह सकते हैं कि 1 लीटर अगर हम कहें ए का है तो वो 2 लीटर बी से रिएक्ट कर रहा है। बेसिकली जो मतलब है V1/V2 वो हमारा इक्वल होगा N1/N2 के। मोल्स का रेशियो इज इक्विवेलेंट टू हमारा इसका रेशियो, दैट इज
वॉल्यूम का। अब ये जो हमारा एवोगैड्रोस लॉ ये कहता है इक्वल वॉल्यूम, और क्यों हुआ ये? क्योंकि हमारे पास टेम्परेचर और प्रेशर सेम है। सो टेम्परेचर और जब प्रेशर सेम होता है तो हमें पता है पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी होता है। ये सेम प्रेशर, ये सेम, ये कांस्टेंट, तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है मोल्स के। सो यहीं से ये फॉर्मूला है। नाउ यहाँ पे इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट सेम टेम्परेचर, सारी गैसेस हैं, सबकी इक्वल वॉल्यूम है, ठीक है, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सेम हमारा ये इसी से आ रहा है कि हमारे पास ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, सेम दे रखा है क्योंकि, और ये तो होता ही है। सो यहाँ पे भी v इज प्रोपोर्शनल टू n हो जाएगा। अब जैसे ही वॉल्यूम प्रोपोर्शनल होगी मोल्स मोल्स के, सो हमें पता है जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो होता है गिवन वेट, सॉरी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रो। अब हमारा जो ये एवोगैड्रो नंबर है ये भी कांस्टेंट है। सो मोल्स किसके प्रोपोर्शनल हो गए? n के, और मोल्स किसके प्रोपोर्शनल थे? वॉल्यूम के। सो यहाँ पे दूसरा रिलेशन जो आ जाता है वो आता है v1 अपॉन v2 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वन डिवाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ टू। सो ये हमारा थोड़ा सा मैथमेटिकली मैंने सिखा दिया है कैसे लिखते हैं, बाकी क्वेश्चंस बहुत इजी आते हैं। सो हमारा जो पीछे एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ये जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन था इसमें जो देखना है कि हमारे पास जो एलिमेंट है वो दो होने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हमारे पास एक O2 ले लिया, एक O3 ले लिया, ऐसी, तो इनमें हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन नहीं लगेगा। दो एलिमेंट्स होने चाहिए, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। सो बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे कुछ SI यूनिट्स हैं, उनके हमारे कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज के SI यूनिट है, सबको पता है मास का केजी होता है। ये हमारे पास थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये लास्ट ईयर भी आया हुआ है आपके PYQ में। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की जो SI यूनिट होती है वो होती है कैंडल एंड CD, टेम्परेचर केल्विन, लेंथ मीटर, टाइम सेकेंड, ये आपको पता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, ये इंपॉर्टेंट कन्वर्जन, इससे काफी ज्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं फ़ारेनहीट से उसमें। ये तो सिंपल हम ऐड करके कर ही देते हैं। और ये हमारे पास एटॉमिक मास 1 यूनिट जो ये ग्राम में इसका कैसे लिखते हैं ये है। और देन ये इस पे मैं आता हूँ अभी। नंबर ऑफ मोल्स का हमें पता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये तो सिंपल, अभी मोल्स के आगे फॉर्मूले तो और भी देख लेंगे। मोलर वॉल्यूम एट गैस, नंबर ऑफ मोल्स, ये सारे मोल्स वाले तो अभी हम देखते हैं, पहले ये देख लेते हैं एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कुछ कुछ की क्लोरीन है हमारे पास, क्लोरीन की मल्टीपल आइसोटोप्स होती हैं शायद, जितना आई रिमेम्बर, एक होती थी 35 वाली और एक होती थी 37 वाली। ये हमारे पास दो आइसोटोप्स होती थी। फिर हम इनका परसेंटेज अबेंडेंस या फिर परसेंटेज एटॉमिक मास निकालते थे। हमें पता होना चाहिए कितने परसेंट कौन एग्जिस्ट करता है, फिर हम उसको मल्टीप्लाई करते थे उसके आइसोटोपिक मास से, देन डिवाइड कर देते 100 से प्लस करके जितना भी है। सो ये इंपॉर्टेंट है, इस पे आगे क्वेश्चंस भी देखेंगे। सो यहाँ पे आप पहले मोल्स का थोड़ा सा देख लेते हैं, उससे पहले स्टोइकोमेट्री क्या होती है ये समझ लेते हैं। सो स्टोइकोमेट्री में आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं एक रिएक्शन ले रहा हूँ, A+2B गिविंग मी 3C+4D, एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या है? ये 1 है। सो क्या मैं लिख सकता हूँ 1 मोल ऑफ A किससे रिएक्ट कर रहा है? 2 मोल ऑफ B से। क्या मुझे मिल रहा है? 3 मोल ऑफ C मिल रहे हैं, साथ में 4 मोल D के मिल रहे हैं। ये मैं इस रिएक्शन को देख के बता सकता हूँ इजीली इनके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को। अगर मैं सपोज कह दूं कि लेट से अब मैंने 2 मोल लिए हैं A के, ठीक है, 2 मोल ले लिए के, तो कितने मोल B से रिएक्ट करेगा? आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 मोल B से। कितने मोल C से रिएक्ट करेगा? 6 मोल C बनेंगे, सॉरी रिएक्ट नहीं C बनेंगे। देन 8 मोल D हमें मिलेंगे। तो इस तरीके से हम करेंगे। अगर 3 होंगे तो हम 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सबको, 4 होंगे तो 4, हाफ होंगे तो इसको हाफ कर देंगे। सो यहाँ पे अगर मैं बताऊं जो निकालने को आता है वो आता है कि हमारे पास दे देंगे 1 मोल A का दे दिया लेट से, तो हमसे पूछ लेंगे कितने मोल C के प्रोड्यूस होंगे, या फिर दे दिया कुछ आर्बिट्ररी नंबर दे दिया लेट से X मोल दे दिया हमें A के, सो हमसे पूछ लेंगे C के कितने बनेंगे। तो अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। इसको मैं यहाँ से ऐसे ही रहने देता हूँ, चलिए 1 मोल A का है, ये 2 मोल B का है। ठीक है, अब इसको समझते हैं। यहाँ पे जो कंसेप्ट है मैं आपको सीधा फॉर्मूला देता हूँ ताकि बहुत इजी हो जाए। जो नंबर ऑफ मोल्स है A के डिवाइड बाय उसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इक्वल होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B डिवाइड बाय उसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C डिवाइड बाय उसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ D डिवाइड बाय उसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये इक्वेशन अगर आपको याद है तो आप बहुत इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं। काफी सारे सारे ही ऑलमोस्ट क्वेश्चन इस कंसेप्ट पे जो आएंगे वो इजीली कवर हो जाएंगे इस फॉर्मूले के थ्रू। तो ये याद रखना है, जो भी नंबर ऑफ मोल्स हैं किसके जिसके भी दिए हुए हैं डिवाइड बाय उसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इक्वल टू करना है उसके दूसरे रिएक्टेंट के, फिर प्रोडक्ट के, ऐसे ही सब आपस में इक्वल होंगे। अगर मुझे लेट से यहाँ पे B के मोल दिए होते, मुझे C के निकालने होते तो मैं इसका यूज करता। अगर मुझे वहीं पे C के दिए होते और D के निकालने होते तो मैं आगे दूसरी वाली इक्वेशन का यूज करता। सो दिस इज हाउ वी विल मूव ऑन। सो आप आ जाते हैं थोड़ा सा मोल्स के बारे में देख लेते हैं। सो मोल्स क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स हमें पता है क्या होता है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ समथिंग।
ठीक है। इसका दूसरा फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, और एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू वी ऑल नो दैट 6.022 इंटू 10⁻23 होती है, इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं। और एक और फॉर्मूला होता है अगर हमारे पास वॉल्यूम गिवन हो, तब जो होता है 22.4 हमारा डिनोमिनेटर में आता है इन लीटर, एंड हमारे पास गिवन वॉल्यूम, मतलब ये है नंबर ऑफ मोल्स हमारे इक्वल होते हैं गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल्स टू गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। और ये हमारा तभी वैलिड है जब हमारे पास कंडीशन हो एसटीपी की, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। प्रेशर हमारा आप समझ लीजिए 1 बार या 1 atm, दोनों ऑलमोस्ट सेम होते हैं बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है। और टेम्परेचर हमारा 298 केल्विन होता है। तब हमारी ये कंडीशन फॉलो होती है कि हमारे वॉल्यूम जो भी गिवन हो गया इसकी डिवाइड कर देते हैं हम 22.4 से। इसी के साथ अब हमसे ये भी पूछ सकते हैं कि एक कुछ कुछ कंसेप्ट याद है, मोलर वॉल्यूम क्या होती है। मोलर वॉल्यूम एट एसटीपी, मोलर वॉल्यूम एट एसटीपी का मतलब है वॉल्यूम ऑफ 1 मोल। सो हमारे जब ये मोल्स हमारे एक हो जाएंगे तो वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.4, सो हमारी जो वॉल्यूम होगी वो इक्वल हो जाएगी 22.4 लीटर के। और 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1 DM³ होता है, DM³। सो 22.4 DM³ भी हमारी हो सकती है। और सिमिलरली 1 ml जो होता है हमारा वो होता है 1 cm³ के। सो हमारे कुछ बेसिक बेसिक फॉर्मूलाज हमने देख लिए। अब यहाँ पे ये जैसे ये है, ये तो सारे फॉर्मूलाज एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स का हमने देख लिया, मास ऑफ 1 मोलर मास। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए हम सिंपल मोल्स को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये मोलर वॉल्यूम आ गई हमारे पास, DM³ पर मोल हो गई। नंबर ऑफ मोल्स के यहाँ पे 3 फॉर्मूले हो गए, एसटीपी मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस, एंड यहाँ पे ये दैट इज 22.4 DM³ होता है। जो हमारी मोलर वॉल्यूम है उसी की वैल्यू तो यही है जो अभी हमने देखा है। सो अब अपना बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो 2017 में आया था। So, what is the quantity of hydrogen gas liberated when 46 gram sodium reacts with excess of ethanol? So, पहले हमें इसको क्वेश्चन को करने से पहले रिएक्शन पता होनी चाहिए। So, हमारे पास है सोडियम, उसकी हम रिएक्शन करा रहे हैं इथेनॉल से। इथेनॉल इज दिस। अब हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, सबसे मेन चीज हमें पता है अल्कोहल्स आर एसिडिक इन नेचर। सो ये अपना H+ लूज कर देंगे। और हमें पता है एसिड प्लस मेटल गिव्स अस सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब इसको बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा हाफ। सो ये रिएक्शन हो गई बैलेंस। अब नाउ देखते हैं क्या गिवन है हमें। इसका जो वो गिवन है वेट, वो गिवन है 46 ग्राम। सो अब यहाँ पे सीधा स्टोइकोमेट्री ये लगाएंगे। हमें निकालना क्या है, हाइड्रोजन का। हमें इस क्या क्या चीजें देख लेते हैं, ये निकालना है, इसके बारे में गिवन है। सो अगर मैं सीधा सा आपको उस फॉर्मूले पर ले जाऊं जो बताया था, तो यहाँ पे लगेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम डिवाइड बाय इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज 1 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस डिवाइड बाय इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज व्हाट, इट इज हाफ। इस हिसाब से अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम एंटर करेंगे। सो अब देखते हैं नंबर ऑफ मोल सोडियम के कितने दिए हुए हैं। ये होता है गिवन वेट, गिवन वेट कितना है 46, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 23 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। ऊपर इसको 2 को मैं यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई में ले जाता हूँ। सो 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के लिए क्या करेंगे, गिवन वेट कितना है जो कि हमें निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 2, 2 क्या ग्राम, इसको ध्यान में रखना है। इससे ये कैंसिल, 1 जा ये 2 जा। सो वेट हमारा आ रहा है 2 ग्राम, जिसको आई कैन ऑल्सो राइट एज 2 × 10⁻³ किलोग्राम। सो बहुत ही फास्टली हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब ऑप्शन देखते हैं कौन सा है। सो हमारा ऑप्शन जो आएगा वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा परसेंटेज एटॉमिक मास के ऊपर। सो बोरोन की हमें 2 आइसोटोप्स दे रखी हैं विद एटॉमिक मास 10 एंड 11 इफ इट्स एवरेज एटॉमिक मास इज 10.81, द अबंडेंस ऑफ लाइटर आइसोटोप। ठीक है। सो बोरोन की हमारे पास 2 आइसोटोप हैं। एक का मास है बोरोन 10, यहाँ पे लिख लेता हूँ, और दूसरा आ गया 11। सो एटॉमिक नंबर तो हमारा सेम होता है। अब सबसे पहले परसेंटेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज मैं कहूँ एवरेज एटॉमिक मास का। एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या होगा इस केस में, जो होगा एटॉमिक मास ऑफ एक आइसोटोप इनटू इसका परसेंटेज अबंडेंस। सो अब करते हैं लेट। हमें क्या निकालना है, लाइटर आइसोटोप। लाइटर क्या है, ये वाली लाइटर है, ये हमारी हाई पी दिख रहा है, 10 छोटा होता है 11 ज्यादा होता है। सो इसकी परसेंटेज अबंडेंस मैं मान लेता हूँ X%। अगर इसकी X% मान ली तो इसकी कितनी हो जाएगी, 100 माइनस X%। सिंपल मैथमेटिक्स, क्योंकि टोटल 100% होगी। ठीक है। सो अब 10 किसका एटॉमिक मास है, इसका। इससे वो इससे मल्टीप्लाई करूंगा, इसी की परसेंटेज अबंडेंस है आगे, प्लस दूसरा आ गया 11 इनटू इसी की परसेंटेज अबंडेंस क्या गिवन है मुझे, ये गिवन है मुझे 100 माइनस X।
अब डिवाइड में कर दूंगा क्या, टोटल में 100। मुझे निकालना क्या है, मुझे x निकालना है, क्यों, क्योंकि लाइटर आइसोटोप की मैंने ले ली x। तो मुझे ये फाइंड आउट करना है। अब ये किसके इक्वल है, एवरेज एटॉमिक मास हमें क्या दिया हुआ है, वो की गिवन है 10.81 इज इक्वल टू 10.81। अब जल्दी से इसको कैलकुलेट करते हैं। सो यहाँ पे मैं 10x प्लस 11 को अंदर मल्टीप्लाई करा, ये हो जाएगा 1100 माइनस 11x इज इक्वल टू, उसको उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये हो जाएगा 1081। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस एक्स हो जाएगा और ये 1100 जो है अब हमारा यहाँ आ जाएगा, इससे माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा -19। सो इट विल इक्वल टू -19। सो एक्स की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है मेरी 19, मतलब परसेंटेज अवेंडेंस क्या है, 19% है लाइटर वाले की। सो हैवियर वाले की कितनी हो जाएगी, 81%। सो लेट्स हैव अ लुक। सो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ वाटर इज, हमें डेंसिटी भी गिवन है। सो हमारे पास वॉल्यूम गिवन है 100 ml। सो हमें पता है डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम। 1 ग्राम सीसी का मतलब है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या फिर मैंने आपको बताया था जो 1 सेंटीमीटर क्यूब है वो इक्वल होता है 1 ml के। सो 1 ग्राम पर ml भी आई कैन से। सो अब इसमें जो है हमारी जो डेंसिटी है वो दे रखी है 1 इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम इज 100। सो मास क्या आ जाएगा मेरा 100 ग्राम। सो ये भी वैसे फैक्ट है, जितनी ही हमारी ml में डेंसिटी होती है, जितनी ml में वॉल्यूम होती है, उतना ही हमारा वेट होता है लगभग वाटर का। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए हम क्या लगाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, जो कि किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। सो इस केस में मैं इन दोनों चीजों को इक्वेट करके अपना आंसर निकालूंगा। सो लेट्स मूव ऑन टू आंसर। मास कितना दिया हुआ है मुझे, गिवन वेट वो दे रखा है मुझे 100। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर वी ऑल नो 18 इज इक्वल टू ये n निकालना है। एवोगैड्रो नंबर को मैं अपनी कैलकुलेशन के लिए अभी 6 ले रहा हूँ, बिकॉज ऑप्शंस काफी दूर दूर मुझे नजर आ रहे हैं। सो अब यहाँ पे इसको कैलकुलेट करते हैं। ये 1 जा, ये 3 जा, तो ये 33 को जब मैं इससे कट करूंगा तो ये ऑलमोस्ट 33 पॉइंट समथिंग आएगा, 33.3। तो मेरे जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 33.3 अप्रोक्सीमेटली आ रहे हैं, एग्जैक्टली नहीं आ रहे। क्यों एग्जैक्टली नहीं आ रहे, क्योंकि मैंने इसको 6 लिया है, ना कि 6.022 फॉर माई इजी कैलकुलेशन। सो इसके जो भी क्लोजेस्ट आंसर होगा वो हमें अब मार्क करना होगा। लेट्स हैव अ लुक, 33 के आसपास कौन सा है, 33.5, यही हमारा एक आंसर लग रहा है। ये है 3.35, यहाँ पे ये है, तो ये आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सो आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द यूनिट्स नैनोमीटर एंड पिकोमीटर आर रिलेटेड। तो यहाँ पे हम जनरली देखते हैं कि मीटर को नैनोमीटर, मीटर को पिकोमीटर में करते हैं, पर यहाँ आपस में यूनिट्स को रिलेट करने की कोशिश करी गई है। वैसे इजी है, बट लेट्स सी कैसे होगा। सो 1 नैनोमीटर जो इक्वल होता है वो होता है 10⁻⁻9 मीटर के, और 1 पिकोमीटर जो होता है वो इक्वल होता है 10⁻12 मीटर के। ये हमें पता है फैक्चुअल। अब हमें किसका रिलेशन निकालना है, 1 नैनोमीटर और 1 पिकोमीटर का। तो ऐसा करते हैं, डिवाइड कर देते हैं दोनों इक्वेशंस को। तो हमें जो मिल रहा है 1 नैनोमीटर डिवाइड बाय 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा। अब ये ऊपर आ जाएगा 10⁻⁻9 माइनस ऑफ -12, क्योंकि ये माइनस है, ऊपर आके ये माइनस होगा तो ये माइनस का प्लस साइन में चेंज हो जाएगा। सो 1 नैनोमीटर जो इक्वल आ रहा है अपॉन 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू, ये हो गया मेरा 10⁻⁻9 प्लस 12 दैट इज इक्वल टू 10⁻3। सो जो मेरा 1 नैनोमीटर आ रहा है वो इक्वल आ रहा है 10⁻3 पिकोमीटर के। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे, देखते हैं कौन सा आंसर आ रहा है। ये 10⁻⁻3 ये तो नहीं होगा, देन ये डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। सो आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। Which among the following elements has highest number of atoms in 1 gram each? It is a very good question। आइए देखते हैं कैसे इसको अप्रोच करते हैं। यहाँ पे हमें कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं, उनमें बताना है हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स किसमें सबसे ज्यादा होंगे, और हमारे पास क्या दिए हुए हैं, 1 मास ही। तो मास इन सभी का हमें दिया हुआ है 1 ग्राम। ठीक है, हमें क्या बताना है कि किसमें नंबर ऑफ एटम जो है, जबकि इस केस में एन के बराबर होंगे, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे सब सारे जो नंबर ऑफ, यहाँ पे अगर हमें मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, मॉलिक्यूल से जब हम एटम पे जाते हैं तो हमें मल्टीप्लाई करते हैं कितने, यहाँ पे अगर यहाँ Fe2 होता है तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। पर यहाँ पे जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो इक्वल होंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के ही, क्योंकि यहाँ सारे सिंगल ही सिंगल हैं, कोई भी हमारे पास दो के पेयर में नहीं है। सो अब जब हम निकालेंगे एन, दैट इज हमें बताना है किसका एन मैक्सिमम होगा। सो हम दोबारा चलते हैं, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल्स टू एन अपॉन एन है। ठीक है, हमें क्या बताना है, हमें इसकी बताना है कि ये किसका मैक्सिमम होगा। सो अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। एन इज इक्वल्स टू गिवन वेट डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर इनटू मॉलिक्यूलर वेट। अब यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन की जरूरत है, यहाँ पे ये सबका दिया हुआ है 1 ग्राम। ठीक है,
यहाँ पे Na जो है एवोगैड्रो नंबर, ये सबके लिए कांस्टेंट होता है 6 × 10⁻23। तो वेरी क्या करेगा, मॉलिक्यूलर वेट। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ये सेम है सबका, ये सेम है। तो वेरी क्या कर रहा है, मॉलिक्यूलर वेट। क्या मैं ये कह सकता हूँ जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे मॉलिक्यूलर वेट के। जितना ज्यादा हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट होगा उतने ज्यादा हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स होंगे। कैसे अप्रोच किया मैंने, दोबारा एक बार समझ लेते हैं। गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू n/n। ठीक है, n को मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम देखेंगे ये भी कांस्टेंट है हमारे पास, ये भी कांस्टेंट है। दोनों की वैल्यू सबके लिए कांस्टेंट होंगी, हमारे पास Fe के लिए भी कांस्टेंट होगी, हमारे पास AU, N सबके लिए कांस्टेंट होंगी। तो n हमारा जो हो जाएगा नंबर ऑफ एटम, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट के। सो सीधा सा जिसका सबसे मैक्सिमम मॉलिक्यूलर वेट होगा उसी को हम अपना आंसर मार्क कर देंगे। सो अब देख लेते हैं कि इसका AU का 97 दे रखा है, 2363 सो हमें आंसर भी मिल गया है कि इसका सबसे ज्यादा है। तो इसके क्या सबसे ज्यादा होंगे, सबसे ज्यादा इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स होंगे। सो इसी के साथ हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। प्योर सैंपल्स ऑफ कॉपर कार्बोनेट synthesized in laboratory and found naturally। ठीक है, if both contains 51.35% copper, 38.91 कार्बन एंड 9.74% ऑक्सीजन बाय वेट, दिस इज एन अकॉर्डेंस। ठीक है, सो हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमें कॉपर कार्बोनेट दिया हुआ है। सो मान लेते हैं कॉपर 2 कार्बोनेट होगा। ठीक है, क्या ये प्योर सैंपल है, कहाँ कहाँ है, ये दो जगह इन्होंने बताया सिंथेसाइज किया, एक तो लैब में और एक हमें नेचुरली मिलता है। ठीक है, अब हमें इनमें परसेंटेज दी हुई है कॉपर की, हमें परसेंटेज कॉपर की दी हुई है, हमें परसेंटेज कार्बन की दी हुई है, हमें परसेंटेज ऑक्सीजन की दी हुई है, कुछ कुछ है। अब हमें बताया ये गया है कि इस जो परसेंटेज हमारी नेचुरली मिल रही है वही हमें लेबोरेटरी में मिल रही है। तो ये अब हमें बताना है किस लॉ से कॉरस्पॉन्ड कर रहा होगा। मैंने आपको याद होगा बताया था कि हमारे पास H2O हो, ये वाटर है, क्या ये नदी का पानी हो चाहे किनले बिस्लेरी का पानी हो, इसमें जो परसेंटेज हाइड्रोजन होगी वो सेम रहेगी, परसेंटेज ऑक्सीजन जो होगी वो सेम रहेगी। और ये हमने निकाल के भी देखा था कि 2/18 आ रही थी इंटू 100 परसेंटेज हाइड्रोजन की। ऐसे ही हम ऑक्सीजन की भी निकाल लेंगे। सो ये कहीं भी हो पर ये हमारी सेम ही रहेगी। सो ये लॉ किसको करस्पॉन्ड करता था, ये कहता था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को, कि हमारे पास कहीं से भी कोई भी सोर्स हो, इरिस्पेक्टिव की कहीं भी मिल जाए हमें, बस हमारे पास जो केमिकल कंपाउंड है उसमें परसेंटेज ऑफ एटम्स हमारी सेम ही रहेगी। सो हमारा इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट डज नॉट डेमोन्स्ट्रेट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। सो अब हमने कांस्टेंट डेफिनेट प्रोपोर्शन का भी देख लिया, मल्टीपल प्रोपोर्शन का भी क्वेश्चन देख लेते हैं। सो मल्टीपल प्रोपोर्शन हमारा क्या कहता था कि हमारे पास दो एलिमेंट हैं ए और बी, अगर हमने एक का मास कांस्टेंट कर दिया और वो मल्टीपल कंपाउंड्स बनाते हैं, एक A B2 हो सकता है, A2 B2 A3 B3 कुछ भी बना सकते हैं बहुत सारे। अगर हमने एक का मास कांस्टेंट कर दिया, जो दूसरे का मास है वो हमारे पास कुछ ना कुछ स्मॉल रेशो में आएगा होल नंबर के। सो इसके लिए क्या जरूरी था, सबसे पहली बात इसके लिए ये जरूरी था कि हमारे पास दो एलिमेंट्स होने चाहिए ए और बी, तीसरे का कोई भी जिक्र नहीं था। और ये हमारे पास मल्टीपल कंपाउंड्स बनाने चाहिए। जैसे अब ऑप्शंस में ही जा सकते हैं हम, क्योंकि वही हमारा आंसर होगा। फर्स्ट है H2O और H2O2। क्या इसमें दो एटम्स हैं, हाँ, एक H है और एक O है। अलग अलग कंपाउंड बनाना है, यस, H2O इज अ डिफरेंट कंपाउंड, H2O2 इज अ डिफरेंट कंपाउंड। हमें इसमें एक का मास कांस्टेंट करके वही मास की रेशो निकालेंगे। अब इसमें देखते हैं यहाँ पे SO2 SO3, यहाँ पे कौन है, ए पार्ट में हमारे ये था, बी पार्ट में कौन है, एक सल्फर एक ऑक्सीजन है। क्या ये अलग अलग कंपाउंड बनाना है, यस। डी पार्ट देख लेते हैं, डी पार्ट में हमारे पास है नाइट्रो NO एंड NO2। सो नाइट्रोजन ऑक्सीजन दो एलिमेंट्स हैं, अलग अलग कंपाउंड बना रहे हैं बिल्कुल, इसमें भी हम एक का कांस्टेंट करके दूसरे का निकालेंगे। बट यहाँ पे जो हमारा सी पार्ट है इसमें आप देखेंगे H2O भी है, मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन, फिर कार्बन भी है और CH4 भी है। सो ये हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में नहीं था कि हमारे तीन एलिमेंट्स का जिक्र कुछ भी नहीं था। सो हमारे पास दो ही एलिमेंट्स होने चाहिए। सो यही जो वो पार्ट है सी पार्ट हमारा वॉयलेट कर रहा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को, या फिर मैं कहूँ नॉट डिमॉन्स्ट्रेट। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा काफी अच्छा क्वेश्चन है, इट इज बेसिकली कंसेप्चुअल क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमें निकालने हैं नंबर ऑफ, व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स एंड टोटल नंबर ऑफ एटम्स रिस्पेक्टिवली प्रेजेंट इन 5.6 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अमोनिया। सो हमारे पास जो वॉल्यूम दे रखी है वो दे रखी है 5.6 ml, बिकॉज मैंने आपको बता दिया था 1 सेंटीमीटर क्यूब और ml बराबर होता है। ठीक है, नाउ अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, जो सीधा सा नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम इज 5.6। वन इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, 5.6 इंटू 10⁻³ लीटर। यस, बिकॉज मेरे पास नीचे जो डिनोमिनेटर होगा वो मेरे पास ये होगा 22.4। ये क्या आ गया, अब मेरे दोनों चीजें लीटर में आ गई। सो आई विल कैंसिल दिस, ये बन गया 1/4। सो 1/4 का आई एम राइटिंग 0.25 इंटू 10⁻⁻⁴। सो मेरे नंबर ऑफ मोल्स जो आ रहे हैं वो आ गए हैं 2.5 इंटू
सॉरी यहाँ पे 10⁻³ ही रहेगा। अब यहाँ पे हो जाएगा 10⁻⁴। तो नंबर ऑफ मोल्स मेरे आ गए और मेरा आंसर भी मिल गया लकीली। पर अगर ऐसा नहीं होता तो हमें एटम्स होता तो कैसे याद है। अब एटम्स की तरफ आते हैं। अब ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए हैं। अब हमें जाना है एटम्स की तरफ। सो हाउ वी विल कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स। सो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। मोल्स कितने हैं ये इनटू दिस एवोगैड्रो को मैं 6 ले रहा हूँ फॉर माय इजी कैलकुलेशन। ठीक है, सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो एन आ जाएंगे वो आ जाएंगे मोल्स की मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर से इनटू 6 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे अब आ जाएगा हमारे पास 6 को मैं इससे जब मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ रहा है 15 इंटू 10⁻⁴। इसको इंटू 10⁻23 यहाँ पे ऐड कर लीजिए और ये हो जाएगा मेरा, इसको मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 10⁻19। नाउ द प्रॉब्लम इज, क्या आपके जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आए हैं ये क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स नहीं है। ये हमारे नंबर ऑफ एटम्स हैं। तो अब हमारा ऑप्शन थोड़ा सा मैच हो सकता है, कोई कोई लोग प्रॉब्लम में भी आ सकते हैं। अब बात यह है कि अमोनिया जो है वो होता है NH3। एक अमोनिया के मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, मैं कहूंगा 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं और एक नाइट्रोजन एटम्स है। तो टोटल कितने एटम्स हुए, 4 एटम्स हुए। एक मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया में हो गए 4 एटम्स। तो इतने जब हमारे पास इतने मॉलिक्यूल्स होंगे तो कितने एटम्स होंगे, आई विल मल्टीप्लाई दिस 4। सो नंबर ऑफ एटम्स जो मेरे आ जाएंगे वो आ जाएंगे इसकी मल्टीप्लाई 4 इंटू एन। सो मेरा ये आ जाएगा 60 इंटू दिस, तो इट विल बी 6 इंटू 10⁻20 एटम्स। नाउ हमारा आंसर जो है वो मैच हो जाएगा, जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऐसे ही बहुत क्वेश्चंस हमने पूरी एक सीरीज बना रखी है हमारे ऐप MU के फिजिक्स MU के CET पर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप जाके जल्दी से कोर्स में एनरोल हो जाइए। फिलहाल पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 0.25 मोल ऑफ मीथेन एट STP। सो हमारे पास मीथेन है। मीथेन क्या होती है, सबसे पहले CH4 होती है मीथेन। इसको हम क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं किससे, ऑक्सीजन से। हमें क्या मिलता है प्रोडक्ट में, हमें मिलता है CO2 प्लस वाटर। ये हमें पता होना चाहिए। वैसे इस क्वेश्चन में ऐसा जरूरी नहीं, पर हमें रिएक्शन के बारे में पता होगा तभी तो हम बैलेंस कर पाएंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे, सबसे पहले इसको कर लेते हैं बैलेंस। तो यहाँ पे मुझे आएगा टूल यहाँ पे लगाना पड़ेगा, इट विल बिकम ये 4 होगा। तो अब यहाँ पे 2 आएगा। यस, अब हुई है ये हमारी इक्वेशन बैलेंस। अब ही हम इसको आंसर कर सकते हैं। तो हमें क्या दे रखा हुआ है, 0.25 मोल हमें दे रखे हैं मीथेन के। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन बतानी है। तो सबसे पहले यहाँ पे सीधा सा देख सकते हैं 1 मोल ऑफ मीथेन रिएक्ट किससे कर रहा है, 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन से। ठीक है, सो अगर मैंने 0.25 मोल ले लिए किसके, मीथेन के, तो वो किससे रिएक्ट करेंगे, इसी के डबल मोल से, जो हो जाएंगे 0.5 मोल ऑक्सीजन के। सो हमें मोल्स पता लग गए हैं ऑक्सीजन के। अब हम इजीली वॉल्यूम पर जाएंगे। तो दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइड बाय STP पर कितनी होती है, 22.4 लीटर या फिर 22.4 DM क्यूब। तो जो मेरी वॉल्यूम आ रही है वो आ रही है 11.2 DM क्यूब। तो हम इसी के हिसाब से आंसर मार देंगे, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। विच गैस अमंग द फॉलोइंग कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट STP। तो किसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे बताने हैं। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स पूछ लेते तब यहाँ पे हमें दिक्कत आती, पर यहाँ पे फिलहाल इन्होंने मॉलिक्यूल्स बताया, तो हम थोड़ा इजीली कर सकते हैं। तो सीधा सा लगाते हैं, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला जो होता है वो होता है गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, जो कि इक्वल होता है N अपॉन Na के। अब लेट्स से देखते हैं क्या क्या चीजें हमें गिवन है। सो हमें जो है सबके मोलर मास दिए हुए हैं और हमें सबके वेट दिए हुए हैं। यहाँ देखिए ऑप्शन में सबके वेट दिए हुए हैं। एन हमें पता है क्या होता है, इससे हम ये निकाल लेंगे। सो हमारे जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे वो आएंगे वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू एवोगैड्रो नंबर। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये सबके लिए कांस्टेंट है। सो हमारे जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो किस पर डिपेंड करेंगे, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट पर। जिसका भी ये रेशो मैक्सिमम आएगा वही हमारा आंसर होगा। जिसका वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट मैक्सिमम आएगा उसी के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम होंगे। क्यों, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है सबके लिए। अब ये जल्दी से निकाल लेते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन पे हमें दे रखा है गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 33.3 हमारा गिवन वेट है, मॉलिक्यूलर वेट है 33.9। आई गेस ये हो जाएगा 1/3। ठीक है, बी ऑप्शन पर चलते हैं। CO2 11 डिवाइड बाय 44, सो ये हो जाएगा 1/4। देन लेट्स मूव टुवर्ड्स दिस, इसको मैं ऐसे भी लिख लेता हूँ, ये होगा 0.33, ये हो गया 0.25। लेट्स मूव सी ऑप्शन। ऑक्सीजन दे रखी है 24, मॉलिक्यूलर वेट 32, ये मेरा आ रहा है आपका 3/4, दैट इज इक्वल्स टू 0.75।
अब डी ऑप्शन है मेरे पास 16 ग्राम मीथेन, और मीथेन का ही 16 होता है, सो ये आ रहा है मेरा 1। अब यहाँ पे आप देख लीजिए डब्ल्यू बाई वेट किसका मैक्सिमम दिख रहा है, आपको अलग ही दिख रहा होगा कि मीथेन का 1 है, बाकी सबका 1 से छोटा है। सो मैक्सिमम किसका हो जाएगा, हमारा CH4 का, दैट इज मीथेन का। तो यही हमारा आंसर होगा कि इसमें हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। In the reaction, 2KClO3 solid gives us 2KCl plus 3O2. Delta H is given as if 33.6 liter of oxygen is gas liberated at STP, what is the mass of KCl produced? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हमारा स्टोशियोमेट्री के ऊपर है। डेल्टा एच का वैसे इसमें कोई वर्क नहीं है, मैं बता दूं, तो आप डरे नहीं, जो भी इस क्वेश्चन को देख के अगर डर जाता है तो ऐसा नहीं करना। तो अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ रिएक्शन, कैसे रिएक्ट करनी है। अब आपको लगानी है सीधी सी स्टोशियोमेट्री। मुझे गिवन क्या है, मुझे ऑक्सीजन के बारे में गिवन है, और निकालना क्या है, KCl के बारे में निकालना है। ठीक है, मुझे गिवन है इसके बारे में, मुझे निकालना है इसके बारे में। तो सीधा सा स्टोशियोमेट्री का फॉर्मूला जो मैंने इनिशियली बताया था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KCl डिवाइड बाय उसका स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट इक्वल हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय उसका स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। इसी से हम अपने आंसर को अप्रोच कर लेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जल्दी से सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KCl कैसे निकालूंगा मैं, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, KCl का जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो इन दोनों का सम होगा। सो जल्दी से मैं इसको भी ऐड कर लेता हूँ। दिस ये हो जाएगा 0.54, देन ये हो जाएगा 74.5। ठीक है, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकालूं, मुझे वॉल्यूम गिवन है और STP गिवन है, तो मतलब 22.4 वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो 33.6 डिवाइड बाय 22.4 आ गए मेरे मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इनटू, ये था डिनोमिनेटर में दिस। ठीक है, सो अब इसको मैं कर देता हूँ कैंसिल, 3 से ही कर देता हूँ पहले, ये हो जाएगा 11.2। अब यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ 11 से ही, तो ये हो गया 2। सो जो मेरा मास आ रहा है वो आ रहा है 74.5 डिवाइडेड बाय 2 ग्राम, जो कि हमारा अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा। ओके, अच्छा यहाँ पे मैं 1/2 भूल गया था, देखिए यहाँ पे मैंने 2 ये फैक्टर ऐड नहीं करा है। सो यहाँ पे इंटू 1/2 होगा। सो m/2 इज इक्वल टू दिस। अब यहाँ पे इसको सीधा सा मैं कर देता हूँ कैंसिल। सो मास जो मेरा आ रहा है वो आ रहा है 74.5 ग्राम के ही इक्वल। तो यहाँ पे थोड़ी सी मैंने मिस्टेक कर दी थी, यहाँ स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट यहाँ पे ये नहीं लिखा था। सो कीप दिस इन माइंड, और हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया प्रेजेंट इन 5.6 DMPU। जल्दी से करते हैं इसको क्वेश्चन को। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला जल्दी से बोलिए, वॉल्यूम 5.6 किसमें, लीटर में, ये यस, बाय 22.4, ये हो जाएगा मेरा किसके इक्वल, 1/4 के इक्वल, दैट इज इक्वल टू 0.25। सो जल्दी से ऑप्शन पे क्लिक करके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक और क्वेश्चन लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड डजंट एक्सप्लेन लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। सो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में हमने पहले भी देखा था कि हमारे पास दो एलिमेंट होने चाहिए, एक ए और एक बी, दोनों अलग अलग बनाने चाहिए, कंपाउंड्स दोनों अलग अलग बनाएंगे, फिर उस हिसाब से हम उसका वेट रेशो निकालते थे। ठीक है, तो देख लेते हैं, ऑप्शन से जाते हैं हम इस क्वेश्चन में। तो सो फर्स्ट ऑप्शन में हमारे पास SO3 और SO2 है। ठीक है, दो एलिमेंट है, यस, एक S है एक O है, और अलग अलग कंपाउंड है। सेकंड ऑप्शन में देखेंगे O2 एंड O3, कितना एलिमेंट है, एक एलिमेंट है। तो एक एलिमेंट होते ही हमारा लॉ वायलेट करके और हम इसको आंसर भी क्लिक कर देते हैं, और देन हमारे पास ये कार्बन है, वो है, देन H2 एंड H2O2, ये सब कुछ एवरीथिंग इज फाइन, बस ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। सो आंसर हमारा भी हो जाएगा। Okay, so again, stoichiometry का question. What amount of oxygen is used at STP to obtain 9 gram water from sufficient amount of hydrogen gas? So हमारे पास हाइड्रोजन गैस गिवन है, इसकी रिएक्शन हम कराएंगे इससे, क्योंकि हमें वाटर ही मिल रहा है, लिख रखा है इन्होंने वाटर, सो हमें मिल जाएगा वाटर। सो इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना होगा, व्हाट वी हैव टू डू इज, हम यहाँ पे ऑक्सीजन के पास बस लगा देते हैं हाफ, यस। सो यार मेरी हो गई रिएक्शन बैलेंस, एक एक एटम, ठीक है। सो अब मुझे क्या दे रखा है, व्हाट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज यूज। अच्छा, हमारे पास वाटर दे रखा है 9 ग्राम, इसकी मुझे वॉल्यूम पता नहीं है, और सफिशिएंट दे रखा है, मतलब इसको हम लेंगे एक्सेस में, अच्छी खासी है, तो इसका हम कोई जिक्र नहीं करेंगे। सो सीधा सा दोबारा वही फॉर्मूला लगाते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय उसका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, सॉरी, क्योंकि हमें वाटर का ही गिवन है ना, डिवाइड बाय उसका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। सो अब हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कैसे लूंगा मैं, जो भी हमारे पास वॉल्यूम होगी डिवाइड बाय 22.4, ये 2 मेरा ऊपर आ जाएगा, सो इंटू 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स वाटर के लिए कैसे, गिवन वेट दैट इज 9 ग्राम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, सो ये हो जाएगा 1/2। तो जो मेरी वॉल्यूम आ रही है वो आ रही है 22.4 डिवाइडेड बाय
4. So my final answer would be 5.6 डीएम क्यूब। डीएम क्यूब क्या मतलब, लीटर और डीएम क्यूब दोनों बातें सेम होती हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये। एक चीज और मैं बता दूं, यहाँ पे जो एक्सेस है ये हमारा कंसेप्ट होता है लिमिटिंग रिएजेंट का। थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेना, क्वेश्चन आया ही तो। सो लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट होता है, उसमें ये होता है कि हमारे पास दो रिएक्टेंट है। अब दो रिएक्टेंट में से हमारे पास अगर दोनों की अमाउंट गिवन होती है तो हम उसको कंसिडर करते हैं जिसके नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट लेस होगा। कहने का मतलब ये है, दो रिएक्टेंट है, एक मान लेते हैं हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन है। अब मान लेते हैं ऑक्सीजन इन्होंने हाइड्रोजन एक्सेस में दे रखी है। अगर हाइड्रोजन एक्सेस में दे रखी है तो इसका मतलब ऑक्सीजन कंप्लीटली रिएक्ट हो जाएगी। ऑक्सीजन जैसे ही कंप्लीटली रिएक्ट हो गई, अब हमारे पास हाइड्रोजन एक्सेस है, मतलब बची हुई है हाइड्रोजन। अब उसका क्या होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीजन तो रिएक्ट कर गई सारी। तो हाइड्रोजन क्या करेगी, ऐसी घूमती रहेगी, तो हाइड्रोजन का उसमें कोई रोल नहीं होगा। सो इस केस में हम जो यूज करते हैं वो कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स किसी भी, मान लेते हैं हाइड्रोजन के, डिवाइड बाय इसका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट, या फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन की डिवाइड बाय इसका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। जो भी हमारा लीस्ट होगा, ये हमें रिएक्टेंट साइड में देखनी है, ये बात ध्यान रखनी है कि ये हमें रिएक्टेंट साइड में देखनी है। जो भी लीस्ट होगा उसी की वजह से हम, उसी की तरफ से हम कैलकुलेशन करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट के केस में। अगर हमारे पास मान लेते हैं यहाँ पे हमें हाइड्रोजन का भी कुछ दे रखा हुआ था, मास दे रखा हुआ था कुछ, हम अब हाइड्रोजन के मोल्स निकालते, उसको डिवाइड करते स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट से। अब हमें अगर ऑक्सीजन का भी दे रखा होता तो हम उसके भी निकालते और डिवाइड करते स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट से। फिर जो हमें आंसर आता है, जो कम होता है, जो लीस्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आगे। सो आई होप थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा। वैसे इतने डिटेल में आपके सिलेबस में नहीं है, पर स्टिल हमने थोड़ा सा पढ़ लिया है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इन एएमयू एंड इन ग्राम रिस्पेक्टिवली इज। सो मॉलिक्यूल, यहाँ पे हमें फोकस रखना है मॉलिक्यूल पे। एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का क्या होता है, वो होता है 1O2। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, दो एटम है। अब इसका सबसे पहले मास क्या होता है एएमयू में, वी ऑल नो इट इज 32U। अब यहाँ पे हमसे दूसरी चीज क्या पूछी गई, इन ग्राम। अब हमें बताना है ग्राम में क्या होगा। सो कैसे करेंगे, कुछ लोग मैं भी सोच रहे होंगे कि इसको 32 ग्राम हो जाएगा। दैट इज नॉट द करेक्ट आंसर। सो अब यहाँ पे जो है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल की बात हुई है, एक मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का मास कभी भी हम ऐसे नहीं लिख सकते डायरेक्ट ग्राम में। वो एक मोल का मास होता है तो ग्राम कह देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वी ऑल नो 1 AMU या फिर 1U इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है। सो अब जो 32 हमारे पास जो, हाँ 32U है, मुझे इसको कन्वर्ट करना है ग्राम में, तो मैं लिख दूंगा 132 इंटू 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। ये क्या किया है मैंने, AMU को ही कन्वर्ट करा है ग्राम में। क्यों करा है, क्योंकि मुझे मॉलिक्यूल का ही मास बताना है, ना कि मोल का। अगर मोल की बात हो रही होती तब तो हम सीधा कर देते ग्राम, बट स्टिल यहाँ पे नहीं हो रही। सो अब इसको निकालेंगे, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे सो ये अप्रोक्सीमेटली आएगा इसी के इक्वल। सो अब हम ऑप्शन मार्क कर देंगे। सो हमारा जो पहला है वो है 32U और दूसरा है इतना ग्राम। पहले हम ये देख लेते हैं, यस पहले AMU में ही पूछा एंड देन ये। तो 16U नहीं है, 32 या यस है, ये है, ठीक है। बाकी सारे ऑप्शन नहीं मैच कर रहे हैं, सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ डाई हाइड्रोजन रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 2 लीटर अमोनिया फ्रॉम 1 लीटर डाई नाइट्रोजन। तो हमें इसके पहले, सबसे पहले रिएक्शन पता होनी चाहिए। तो वो है हमारे पास अमोनिया की प्रिपरेशन की, नाइट्रोजन प्लस, या फिर मैं कहूँ नाइट्रोजन प्लस डाई हाइड्रोजन, जो कि होती है H2, विल गिव मी अमोनिया दैट इज NH3, ठीक है। अब इसको ट्राई करते हैं बैलेंस करने की। सो यहाँ पे ये आ जाता है 2, यहाँ पे ये आ जाएगा 3। तो ये इक्वेशन हो गई बैलेंस। अब यहाँ पे लीटर की टर्म्स में तो मैं कह दूंगा 1 लीटर अमोनिया रिएक्ट कर रही है कितने लीटर हाइड्रोजन से, 3 लीटर हाइड्रोजन से, और मुझे मिल रही है 2 लीटर अमोनिया। ये मैंने सीधी सी स्टोइचोमेट्रिक की स्टेटमेंट लिख दिया। अब देखते हैं क्या क्या गिवन है। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ डाई हाइड्रोजन, अच्छा हमें इसकी क्वांटिटी निकालनी है, तो मैं इसको एक्स लिख रहा हूँ। रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 2 लीटर अमोनिया, अच्छा 2 लीटर ही दे रखी है इसकी, ठीक है। फ्रॉम 1 लीटर अमोनिया, ये जी लिए, ये तो देखते ही आंसर हमारा आ गया है, 3 लीटर ही होगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आंसर 3 लीटर होगा। What is the mass of KClO3 required to liberate 22.4 dm cube oxygen at STP during thermal decomposition? तो हमें मास बताना है KClO3 का। अब थर्मल डिकम्पोजिशन हो रही है तो हमें इसके वजह से पहले रिएक्शन पता होनी चाहिए, तभी हम इसको कैरी ऑन कर सकते हैं। और थोड़ी सी ये याद रखने वाली रिएक्शन है। इसको हमने हीट करा, हमें मिला है KCl प्लस साथ में ऑक्सीजन। ये हमारे पास पहले भी PYQ में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये 2 आएगा, यहाँ 3, यहाँ पे आई गेस 2।
यस, यहाँ पे हमने बैलेंस कर दी, ठीक है। अब हमें क्या बताना है, मास ऑफ KClO3 बताना है, ठीक है। तो मतलब इसका मास बताना है, ठीक है। क्या दे रखा है हमें, ऑक्सीजन दे रखी है 22.4 DM³ या फिर ये लीटर, ठीक है। तो सीधा सा लगाते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3, इसको मैं N1 ले लेता हूँ अभी के लिए, डिवाइड बाय इसका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन को मैं लिख रहा हूँ N2 डिवाइड बाय इसका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो लगाते हैं फॉर्मूला, N1 इज इक्वल टू गिवन वेट हमें निकालना है अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इज 122.5, साथ में स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट भी लिखेंगे, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स किसके अब लिख रहे हैं, अब ऑक्सीजन के लिख रहे हैं। सो ऑक्सीजन के कैसे आएंगे, सबसे पहले गिवन वेट नहीं हमें दे रखिए वॉल्यूम, सो गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय एसटीपी पर वॉल्यूम क्या होती है 22.4, ठीक है, इनटू 1/3 हमारे पास ये स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट आ जाएगा। सो अब इसको करते हैं कैंसिल, ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये आपस में मल्टीप्लाई होगा। सो जो मेरा मास आ रहा है वो आ रहा है 122.5 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3। सो ये मेरा अप्रोक्सीमेटली आई गेस इक्वल आ जाएगा, यस 81.67 की। सो ये मेरा मास ऑफ KClO3 आ जाएगा। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। What volume of water vapors will be produced when 10 volume of dihydrogen gas reacts with 5 volume of dioxygen? Dihydrogen is H2 plus half O2, पीछे ही हमने करी है क्वेश्चन, मतलब रिएक्शन गिव्स दिस। सो अब हमें क्या देखा है, 10 वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब कुछ भी हो सकता है, लीटर वीटर जो हम चाहें। तो 10 वॉल्यूम इसके दे रखें, 5 वॉल्यूम इसके दे रखें, और इसके निकालने। सो अगर मैं कहूँ सीधा स्टोइचोमेट्री से, 1 वॉल्यूम या 1 लीटर ऑफ दिस रिएक्ट विथ हाफ दिस टू प्रोड्यूस 1 दिस। तो मतलब ये है कि जितनी भी, अगर मैं यहाँ से ऑब्जर्वेशन बताऊं आपको, जितनी भी वॉल्यूम हमारी इसकी होगी हाइड्रोजन की, उतनी ही हमारी इसकी आनी चाहिए। तो इसी हिसाब से आंसर सीधा 10 आ जाना चाहिए। शायद आपको बात समझ में आई होगी, वरना फिर हम नॉर्मल मेथड से भी देख सकते हैं। या फिर दूसरी चीज ये कि जितनी वॉल्यूम हमारी ऑक्सीजन की होगी, उसी की डबल जो है हमारी इसकी आनी चाहिए। यहाँ पे 5 है, इसका इंटू 2 कर दिया, वैसे भी आंसर सेम आ रहा है। तो आपको मेरे हिसाब से ऑब्जर्वेशन समझ आई होगी कि ऐसे जल्दी से क्वेश्चन को करना है, क्योंकि स्पीड इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो मैंने क्या बताया, सबसे पहले जितनी वॉल्यूम हमारी हाइड्रोजन की आएगी, उतनी ही हमारी वाटर की आनी चाहिए। सो आप सीधा 10 कर देंगे आंसर। दूसरा चीज क्या चेक, जितना भी हमारा वॉल्यूम किसका है, दैट इज यहाँ पे ऑक्सीजन का है, उसकी डबल वॉल्यूम हमारी हाइड्रोजन की आएगी। सेम गोस फॉर मोल्स, हमारा मोल्स में भी सेम गेम होगा। सो हमारा आंसर हो जाएगा हमारा 10 वोल्ट। सो ऑप्शन सी इज द आंसर। What is the mass in gram of one atom of an element if its atomic mass is 10U? So हमें 10U दे रखा है किसी का atomic mass, 10U इज द एटॉमिक मास, ठीक है। अब हमें क्या बताना है, इसी को बताना है ग्राम में, मतलब एक एटम का मास दे रखा है, इसी को हमें ग्राम में बताना है। तो सीधा सा वही 10 एटॉमिक मास, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम से। सो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा 1.67 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। सो देखते हैं क्या ऑप्शन है। 2.6 ये तो हटा ही दिए, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये भी हटा देते हैं। सो 1.06 नहीं जी, ये भी नहीं होगा। सो ये हो सकता है 1.66056, देखिए अप्रोक्सीमेटली इसी के इक्वल है, और 10⁻³ भी। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड डेमोन्स्ट्रेट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन? तो मल्टीपल प्रोपोर्शन में जी बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं PYQs में। सो मल्टीपल प्रोपोर्शन में मैंने दोबारा से बताया था क्या होता है, दो एलिमेंट होने चाहिए, दो एलिमेंट ए और बी होने चाहिए, अलग अलग कंपाउंड बनाने चाहिए, फिर उनका मास रेशियो देखते हैं। सो हमें सबसे पहले देखना है कहाँ पे दो एलिमेंट हैं, क्योंकि हमें इस बार पूछा है कौन डिमॉन्स्ट्रेट करता है। सो यहाँ पे देखेंगे ए पार्ट में हमारे पास कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, क्लोरीन भी है, तो तीन होगा यहाँ। तो यहाँ पे देखेंगे BF3 NH3, यहाँ तो चार हो गए भाई, दो अलग ही है, दो अलग। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास दो ही एलिमेंट है, और यहाँ पे हमारे पास तीन एलिमेंट्स है। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो एलिमेंट हो। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। Normal decomposition of 10 gram solid calcium carbonate is carried out in a closed vessel. Calculate the masses of CO and CO2। तो सबसे पहले हमें फिर से रिएक्शन पता होनी चाहिए। कैल्शियम कार्बोनेट, ये थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब हम इसको हीट कर रहे हैं। क्या क्या मिल रहा है हमें, CO सॉलिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। अब हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है क्या, पहले ये बैलेंस है, यस ये कम्प्लीटली बैलेंस है, ठीक है। अब हमें इसका दे रखा है 10 ग्राम, ठीक है। अब यहाँ पे सबके स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 1 1। तो मैं सीधा सा क्या कह सकता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिवाइड बाय 1, बात एक ही है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये मेरा यहाँ पे बन जाएगा, जितने मोल्स होंगे हमें सबके मोल्स इक्वेट करने हैं। अब हमें निकालना क्या है, मास निकालना है हमें, मोल से हम मास निकाल लेंगे, ठीक है। तो कैलकुलेट करते हैं। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितने होंगे, ये आ जाएंगे मेरे गिवन वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट होता है इसका 100।
सो ये आ गए मेरे 1/10। सो मुझे जो अब क्या क्या मिल गया है, मुझे इसके मोल्स मिल गए और इसके भी मोल्स मिल गए। तो सेपरेटली कर लेते हैं इसको कैलकुलेट। सो कैल्शियम कार्बोनेट के मोल्स कितने हैं, 1, कैल्शियम ऑक्साइड के 1/10, जितने कैल्शियम कार्बोनेट के उतने कैल्शियम ऑक्साइड के 1/10 इज इक्वल टू गिवन वेट जो हमें निकालना है, डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है कैल्शियम ऑक्साइड का। सो ये होता है हमारा 56। सो मास किसका आया है, ये कैल्शियम ऑक्साइड का मेरा आ गया है 5.6 ग्राम। सिमिलरली उसका भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 1/10 इज इक्वल टू गिवन वेट, CO2 का वी ऑल नो 44। सो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल बी इक्वल टू 4.4 ग्राम। सो ये हमारे आंसर रहेंगे। एक और चीज अगर मैं आपको बताऊं कि इन दोनों का जो सम है वो 10 के इक्वल आना चाहिए। क्यों 10 के इक्वल आना चाहिए, बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसकी वजह से ये हमारा आ चाहिए, क्योंकि रिएक्टेंट में जो मास होगा वही हमारा प्रोडक्ट में भी होना चाहिए, अनटिल अनलेस कोई हमारा यील्ड वील्ड में फर्क नहीं आया हो, ये कह सकते हैं, या फिर कोई गैस उड़ी नहीं हुई है। सो हमें यहाँ पे दोनों ही हमसे पूछा था, तो इन दोनों का सम 10 ग्राम ही आना चाहिए। ऐसे ही हम क्रॉस चेक कर सकते हैं, बट इसमें सारे ऑप्शन ही वैसे 10 ही ग्राम थे, पर ऐसा ऑप्शन एलिमेंट नहीं होगा, बट एक थॉट प्रोसेस का बताया। सो हमारा आंसर हो जाएगा यस, ऑप्शन नंबर डी। Elements contains the highest number of atoms in 1 gram। सो हमें यहाँ पे फिर से एक ऐसा सिमिलर क्वेश्चन हमने अभी देखा था। सो इसमें हमें सबका मास जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1 ग्राम। हमसे नंबर ऑफ एटम्स पूछे गए हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं, या सबका एक एक एटम ही है यहाँ पे, CuAuNaFe। सो करते हैं डेरिवेशन थोड़े से फॉर्मूले की। सो हम मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट विच इज इक्वल टू N/Na। एन क्या है, नंबर ऑफ एटम्स, और एन इज दी एवोगैड्रो नंबर। अब यहाँ पे मैं एन का फॉर्मूला जो डिराइव कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ, गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट विल रिमेन एज इट इज इनटू एन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। सो यहाँ से जो मेरा फॉर्मूला आया है किसका, दैट इज ये नंबर ऑफ एटम्स का, ये आ गया है, ये नंबर ऑफ एटम्स मेरे भी हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कुछ चीजें कांस्टेंट है। मास सबका 1 ग्राम है, तो मतलब ये कांस्टेंट है। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू 6.02 into 10⁻23 होती है, ये भी सबके लिए कांस्टेंट है। तो यहाँ से कहना है इसे कि नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ एटम्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर वेट। ये मेरा रिलेशन निकल के आ गया है यहाँ। तो जितना जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा उतने कम नंबर ऑफ एटम्स होंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। अब देख लेंगे जिसका मॉलिक्यूलर वेट मैक्सिमम होगा उसको हम टिक कर देंगे। हमें ऐसा सेपरेटली कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है, वरना बहुत लंबा प्रोसेस जाएगा। तो सीधा सा ये लगाएंगे हम, ये हमने रिलेशन डिराइव कर लिया है। ऐसा हमें स्मार्ट वर्क एग्जाम में ध्यान रखना है। ठीक है, सो अब देखते हैं जिसका मॉलिक्यूलर वेट मैक्सिमम, जिसका मॉलिक्यूलर वेट मैक्सिमम उसके नंबर ऑफ एटम्स सबसे कम। जिसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा कम होगा उसके नंबर ऑफ एटम सबसे ज्यादा होंगे। सो हमें क्या बताना है, हाईएस्ट बताना है। सो हमारे लिए जो है वो ये काम की चीज है कि जिसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे लीस्ट है उसी को हम मार देंगे। सो देखते हैं, सोडियम 23, 56, 63.5। सो हमारा यहीं पे सोडियम का सबसे कम दिख रहा है। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सिमिलर ऐसा क्वेश्चन हमने अभी वीडियो में करा है, उसमें हमसे एक ये मिस्टेक हो गई है कि हमने नंबर ऑफ एटम्स को जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बता दिया था मॉलिक्यूलर वेट के। आपको क्वेश्चन मिलेगा, वो आई गेस 2020 में आया था। तो ये एक मिस्टेक हो गई, प्लीज उसको करेक्ट कर लीजिएगा। वो आगे हम दोबारा क्वेश्चन एड्रेस कर लेंगे, पर हमसे मिस्टेक हुई थी ये, सो आप इसको ध्यान रखिएगा। What is the number of moles of carbon and hydrogen atoms respective in 46 ग्राम मिथॉक्सी मीथेन। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मिथॉक्सी मीथेन होता क्या है। मिथॉक्सी स्टैंड्स फॉर CH3O ग्रुप एंड मीथेन इज CH3 की CH4 की जगह अब CH3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ब्रांच आ गई है, यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट आ गया बेसिकली। सो अब यहाँ पे देखते हैं पहले इसको कैसे अप्रोच करें। सो क्या मैं कह सकता हूँ 1 मोल मिथॉक्सी मीथेन का, इसमें कितने मोल कार्बन एटम्स होंगे, इसमें 2 मोल कार्बन एटम्स होंगे। साथ ही साथ 1 मोल ऑक्सीजन एटम होगा। साथ ही साथ 3 + 3 6 मोल्स हाइड्रोजन एटम्स होंगे। एक बार और बताता हूं, अगर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल ऑफ दिस हैज 6 एटम ऑफ कार्बन, 6 एटम कार्बन के होंगे, सॉरी 6 एटम होंगे हाइड्रोजन के, 6 एटम हाइड्रोजन के होंगे, 2 एटम कार्बन के होंगे, और 1 एटम होगा ऑक्सीजन का। अगर मेरे पास क्या है, ये एक मॉलिक्यूल है। बट अगर मैं कह रहा हूँ 1 मोल है, तो 1 मोल में तो ऐसे ही होगा, 2 मोल कार्बन, 1 मोल ये, और 6 मोल ये। तो अब देखते हैं क्या इन्होंने पूछा है। इन्होंने पूछा है 46 ग्राम में कितने मोल्स कार्बन एंड हाइड्रोजन होंगे। सो सबसे पहले वो निकाल लेते हैं मोल्स इसके। सो मोल्स का फॉर्मूला इज गिवन वेट दैट इज 46 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना है, ये आ जाएगा 12, ये 12, 14 एंड देन ये हमारा 46 है। सो हमारे मोल्स कितना आ गए, एक ही मोल है। अब हमने 1 मोल के लिए तो यहाँ पे भी देखा है कि 1 मोल है,
तो 2 मोल कार्बन होने चाहिए और 6 मोल हाइड्रोजन। सो 2 और 6 मार देते हैं हम अपना आंसर। सो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए आंसर। कैलकुलेट द मास ऑफ Mg रिक्वायर्ड टू लिबरेट 4.48 dm क्यूब H2 एट STP। सो हमें रिएक्शन सब फुल बैलेंस दे रखी है। अब हमसे जो पूछा है हम सीधा सा निकालते हैं। सबसे पहले हम वही स्टोइचियोमेट्री वाला फॉर्मूला देखते हैं। हमें क्या निकालना है, मास ऑफ H2, मास ऑफ Mg, और क्या दिया हुआ है H2। तो इसी के में रिलेशन देख लेते हैं। सो Mg का हमें रिलेशन देखना है। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Mg डिवाइड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज 1 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस डिवाइड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज आल्सो 1। तो मोल्स बराबर करने हैं बस, ठीक है। हमें मास निकालना है, हमें वॉल्यूम दिए हुए है STP पर। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन जो होंगे वो क्या होंगे, ये हमारे पास वॉल्यूम डिवाइड बाय जितनी हमारे पास STP पर होती है, दैट इज 22.4, ठीक है। ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसको इक्वल कर दूंगा मैं, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Mg इज 24। इससे मैं सीधा सा कैलकुलेट कर लूंगा। सो ये मेरे पास क्या इसका डबल है, यस ये इसका डबल है। सो ये मेरा हो जाएगा, जस्ट अ सेकेंड, इसमें मैंने पॉइंट हटाया, एक पॉइंट यहाँ ले आता हूँ, इंटू 1/10, ठीक है। अब ये हो जाएगा मेरा, ये हो गया 2। सो नंबर ऑफ मोल्स क्या आ रहे हैं 0.2। सो 0.2 इंटू 24 मेरा इक्वल हो जाएगा मास के। सो मेरा जो मास आ रहा है वो आ रहा है 4.8 ग्राम Mg का। सीधा सा स्टोइचियोमेट्री से ही हमने कैलकुलेट कर लिया। विच फ्रॉम द फॉलोइंग सब्सटेंसेस कंसिस्ट ऑफ टोटल 1 मोल एटम्स इन इट। सो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हमें बताना है कौन सा ऐसा यहाँ पे मॉलिक्यूल है जिसमें 1 मोल एटम होंगे। सबसे पहले 1 मोल एटम का मतलब होता क्या है, 1 मोल एटम का मतलब होता है कि हमारे पास जो टोटल एटम्स हो वो एवोगैड्रो नंबर के बराबर होने चाहिए। सो हमें एटम्स करने हैं एवोगैड्रो नंबर के बराबर। चलते हैं ऑप्शन ए से है। सो सबसे पहले नंबर ऑफ एटम्स करने हैं, तो n डिवाइड बाय Na। तो 1 मोल एटम का मतलब है जो हमारे n है, n बराबर होना चाहिए Na के, ये है 1 मोल एटम का मतलब, ठीक है। इज इक्वल्स टू n क्या, एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल है एटम्स है, n/Na इज इक्वल्स टू गिवन वेट कितना दे रखा है अमोनिया का 4.25, तो ये होता है 17, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे n जो आ रहा है वो आ रहा है, मैं इसको कैंसिल करूंगा, सो इट विल बी 1/4। सो Na/4, ठीक है। ये क्या है, मेरे मॉलिक्यूल्स आए हैं। अब यहाँ पे अमोनिया में एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, इसमें है 4 एटम। तो मैं 4 से कर दूंगा मल्टीप्लाई और ये मेरा बन जाएगा n एटम। सो यू कैन सी दैट कि ये हमारा Na के इक्वल आ रहा है। तो यही हमारा आंसर होगा। क्विकली और ऑप्शंस को भी एक बार देख लेते हैं। दूसरा है हमारे पास 1.8। सो n इज इक्वल्स टू 1.8 इज 1.8 डिवाइड बाई 18 इंटू मैं कर रहा हूँ Na से। अब यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल में कितना एटम है, एक मॉलिक्यूल में है 3 एटम, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो ये मेरा बन रहा है 3Na डिवाइड बाय 10। सो ये आंसर नहीं होगा। सी ऑप्शन को भी मैं क्विकली कर देता हूँ, अब आप समझ गए होंगे कैसे करा है मैंने। सो गिवन वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट होता है 28, एक में इंटू Na, और वो कितना है मेरे पास, एक एटम में, एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है। सो मैं ये मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये मेरा आ रहा है 1/10, ये आ रहा है मेरा Na/5 के इक्वल। तो ये भी आंसर नहीं होगा। डी ऑप्शन में 4.4 ग्राम CO2 है। सो n इज इक्वल्स टू गिवन वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट इंटू Na इंटू कितने आइटम्स हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड में है 3। सो ये भी मेरा हो जाएगा 3Na/10। तो दैट्स वाई ये मेरा कोई भी आंसर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें n एटम्स जो होंगे वो 1 मोल एटम्स होंगे। हाउ मेनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट इन 8 ग्राम अमोनियम नाइट्रेट। सो अमोनियम नाइट्रेट क्या होता है, सबसे पहले अमोनियम इज दिस, नाइट्रेट इज दिस, ठीक है। अब देखते हैं क्या पूछा है। हमसे पूछा है कितने मोल्स होंगे। मैं अगर कहूँ एक मॉलिक्यूल NH4NO3 है, इसमें कितने नाइट्रोजन एटम्स हैं, एक मॉलिक्यूल में है हमारे पास एक, दो, तो 2 नाइट्रोजन एटम्स हैं। अब मैं कह रहा हूँ एक मोल अमोनियम नाइट्रेट में मेरे पास कितने एटम्स हैं, तो मेरे पास होंगे 2 मोल नाइट्रोजन एटम्स, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब कितने पूछा इन्होंने, 8 ग्राम में, 8 ग्राम के मोल्स निकाल लेते हैं। सो 8 ग्राम के जो मोल्स आएंगे वो आएंगे गिवन वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, हमें 80 दे रखा है ये। सो ये आएंगे 0.1, सीधा सा। सो अब मैं कह रहा हूँ 0.1 मोल में, 0.1 मोल किसका, अमोनियम नाइट्रेट का, इसमें कितने मोल होंगे, इसमें मेरे सीधा साहब 0.1 से इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे। सो हो जाएगा 0.2 मोल नाइट्रोजन एटम्स होंगे। तो सीधा सा हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइडेंटिफाई द फिजिकल क्वांटिटी दैट इज मेजर्ड इन कैंडिला। ये मैंने आपको दिखाने के लिए लाया हूँ कि मैं आपको बताया था कि जो हमारा एक कैंडिला है जिसको हम CD कहते हैं, ये किसकी वो होती है, ये हमारी SI यूनिट होती है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की, और ये आया हुआ क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट वॉल्यूम ऑफ
CO2 at STP is obtained by complete combustion of 6 ग्राम कार्बन। सो कार्बन को हम कंबस्ट कर रहे हैं, कंबशन मतलब कार्बन की रिएक्शन करा रहे हैं ऑक्सीजन से, हमें क्या मिल रही है O2, मतलब कंप्लीट कंबशन है। ठीक है, क्या ये बैलेंस्ड है? यस, ये बैलेंस्ड रिएक्शन है। अब हमसे क्या पूछा है, कितनी इसकी वॉल्यूम पूछी है। सो हम सीधा सा वही दोबारा अपना फॉर्मूला लगाएंगे जो गोल्डन फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डिवाइड बाय इसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज 1 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, सेम 1। ठीक है, अब हम मोल्स निकाल लेते हैं कार्बन के, वो कैसे आएंगे, गिवन वेट कितना दे रखा है 6 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट इज 12 इज इक्वल्स टू, अब हमें क्या निकालना है, इसकी वॉल्यूम निकालनी है। सो वॉल्यूम और एसटीपी है तो 22.4। ठीक है जी, नाउ ये 1 ये 2 था, अब इसको कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 11.2। सो हमारी जो वॉल्यूम आ रही है सीधी सी वो आ रही है 11.2 DM³ या फिर लीटर, दोनों बातें सेम ही होती हैं। What is the total number of moles of atoms present in 3.2 ग्राम मीथेन। तो यहाँ पे फिर से ये मोल्स ऑफ एटम्स वाला है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, हमने बहुत क्वेश्चंस कर भी लिए हैं इस पे। अब देखते हैं मीथेन क्या होती है। सबसे पहले मीथेन हमारी होती है CH4। फिर दोबारा मैं उसी बेसिक कंसेप्ट पे लेके जा रहा हूँ कि एक मॉलिक्यूल ऑफ CH4 में कितने एटम्स हैं, हमारे पास 5 एटम्स है टोटल, टोटल 5 एटम्स है, कार्बन का एक एटम है जिसमें से, और 4 हैं हमारे हाइड्रोजन के। ठीक है, अब सीधा सा मैं कह रहा हूँ एक मोल CH4 में कितने मोल कार्बन होंगे, और या फिर कितने मोल एटम होंगे, टोटल एटम्स पर ही रहते हैं, सो आप कह देंगे 5 मोल एटम्स होंगे। ठीक है, अब इन्होंने क्या पूछा, इन्होंने हमें वेट दे दिया, तो इसका भी फिर से वही निकाल लेते हैं मोल्स। तो मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन वेट, मीथेन का क्या हो जाएगा हमारा 16 हो जाएगा, 12 कार्बन का 4 हाइड्रोजन का। सो ये हमारा हो जाएगा, इसको मैं जीरो ले आता हूँ, 1 सो ये हो जाएगा 1/5। सो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, 1/5। ठीक है, सो जब हमारे पास 1/5 मोल होंगे किसके, CH4 के, तो हमारे पास कितने मोल एटम्स होंगे टोटल, टोटल नहीं क्योंकि एक ये है और 4 ही है, तो टोटल कितने हैं, 5 मोल एटम्स है। सो सीधा सा हम इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे 1/5 मोल एटम से। सो ये हमारा आ जाएगा 1 मोल एटम के ही इक्वल। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सो मैं आपको वो क्वेश्चन भी दिखा दूं जो मैं आपसे गलती कह रहे थे, जो मुझसे गलती हुई है, जो गलती हुई है वो यहाँ ये हुई है कि यहाँ पे n जो है मैंने इसको एक तो मल्टीप्लाई में नहीं लाया, जो ये मल्टीप्लाई में आना चाहिए, ये मैंने यहाँ लिख दिया है। तो दिस इज माई मिस्टेक, एंड यहाँ पे मैंने इसको पता नहीं रेसिप्रोकल कर दिया, थोड़ा सा मुझसे गलती हो गई। तो जो एक्चुअल फॉर्मूला आएगा वो ये आएगा, इनटू दिस डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, और हमारा वो जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे आपस में। ये यहाँ पे ये जो लिखा है ये गलत है, जो एक्चुअल में होगा वो ही होगा, n/1 वेट के इक्वल होगा। तो ये हमारा एक्चुअल फॉर्मूला होगा, वो मुझसे गलती से हो गया था, सो मैं आप बता देता हूँ, आंसर भी करेक्ट कर देता हूँ। ये मेरा करेक्ट आंसर नहीं होगा क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा आ रहे होंगे, ये हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। अब जिसका सबसे कम है उस पर टिक करना होगा, सो सबसे कम इसका यहाँ पे सोडियम का ही है, सो सोडियम हमारा आंसर होगा, ना कि वो। अगर हमारा मिनिमम पूछते तब हम ये करते, बट हमें हमसे पूछा है मैक्सिमम, सो ये होगा। सो आई होप आप कोऑपरेट करेंगे। सो हमने बहुत ही अच्छे खासे क्वेश्चन देख लिए हैं, ऐसे ही पूरे हमने पेपर्स के लास्ट 5 ईयर्स कुछ के एंड 7 ईयर्स फिजिक्स के हमने अपनी ऐप MUK CET लॉन्च कर रखी है। सो आप जाइए प्ले स्टोर से उसे डाउनलोड करिए, और वहाँ पे भी ऐसे ही कोर्स लॉन्च्ड है पूरा, आप सिस्टमेटिक वे में पढ़िए और आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। सो थैंक यू।